Yes, so good morning, everyone. Good morning, sir. So we'll be starting with now professional ethics. Professional ethics, very, very important chapter. Very, very easy chapter. Very, very important chapter. Very, very easy chapter. Now, why I'm saying important? Because the weightage is around 12 to 15 marks. And why I'm saying easy? Because it is very easy to retain. Okay? So it's easy to retain and it's scoring as well, provided you follow the tricks and tips एंड कॉन्सेप्चुअली पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज क्या बोल रही है. सो प्रोफेशनल एथिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स? बोलो फटाक से, क्या समझ में आ रहा है भाई? दो शब्दों का प्रोफेशनल एथिक्स. यस. Ethics in generally to follow your professionals, like you are the integrity. What's your integrity? What's your confidentiality? And how objectivity and how you are with the professional behavior. And these five things I think come with the professional ethics, right? तो ये तो तुम बता रहे हो जो दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट मीन्स ये बेसिक चीज है, पांच चीज जिसका कॉम्बिनेशन कोड ऑफ एथिक्स का गवर्न करता है, कोड ऑफ एथिक्स को गवर्न करता है. सो दैट इज फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स which governs the code of ethics. In general, professional ethics means what? You are all going to become a professionals as a chartered accountant, right? And therefore institute wants you to follow certain ethical standards. So they have combined all the CA act regarding their CA rules, guidelines, regulations, all these regulations, guideline act, and everything they have combined into code of ethics. As a professional, we are expected to act in a certain manner and adhere to some standard. Correct, Siddharth? So that is what we are going to see here in professional ethics. That is what ethics in our professional environment. As I told, CA एक्ट हो गया तुम्हारा, रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गए तुम्हारे, सीए एक्ट की बहुत सारे रेगुलेशंस देखेंगे अपन, गाइडलाइंस हो गई, डायरेक्शंस हो गए. सो ये सब एवरीथिंग दे हैव कंबाइंड इनटू व्हाट? code of ethics, which will become applicable to you all as well once you become chartered accountant. And then you have to imbibe in yourself as well as adhere to this code of ethics, so as to be a member of chartered accountant. So कोड ऑफ एथिक्स में तुम्हारा, इसके अलावा अपन को कोड ऑफ एथिक्स के अलावा क्या पढ़ना है? दो शेड्यूल पढ़ने अपन को चैप्टर में, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. तुम लोगों को पता होगा कोई भी एक्ट के पीछे शेड्यूल होता है. जैसे कंपनी एक्ट में कितने शेड्यूल्स है? कंपनी एक्ट में कितने शेड्यूल है? Three. शेड्यूल 3 तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है. कंपनी एक्ट में है कितने शेड्यूल टोटल? कंपनी एक्ट पढ़ते आ रहे हो बचपन से, शेड्यूल तो पता होगी कितने शेड्यूल है उसके अंदर. 7 शेड्यूल. करेक्ट राघव, शेड्यूल 7 शेड्यूल है. सिमिलरली तुम लोग को पता होगा पमला में कितने शेड्यूल है? पमला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो वहां पे एक ही शेड्यूल है, इसलिए हम हर जगह अपन एक्ट में जब भी शेड्यूल बुक का रेफरेंस देते हैं तो वहां पे अपन बोलते हैं सीधा शेड्यूल्ड ऑफेंस. क्योंकि वहां पे ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है एज रेफर टू अंडर शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4. बिकॉज एक ही शेड्यूल है जहां पे सारे ऑफेंसेस लिस्टेड है, राइट? सो एज रेफर टू शेड्यूल्ड ऑफेंस. सिमिलरली अपन को सीए एक्ट के अंदर भी दो शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, पर्टिकुलरली शेड्यूल के अंदर क्लॉजेस दिए हुए हैं. शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट है, शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट है. शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 अपन देखेंगे, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. एंड दिस शेड्यूल्स कवर योर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, कि व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन नॉट डू, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन नॉट डू. सो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए कि तुमको ये चीज करनी तो तुम कैसे कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस देन यू शुड नॉट फॉलो दिस. तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के डिटेल में बताएंगे. इसके अलावा अपन को शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है ही साथ में. लेकिन अगर मान के चलो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में, बट दे ऑल्सो स्टेट व्हाट कि शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में ये चीज अलाउड भी नहीं है. मतलब समझो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में यू
देर स्पेसिफाइड कि तुम इसको एडवर्टीजमेंट ऐसे नहीं कर सकते, तुम अपना प्रचार ऐसे नहीं कर सकते, तुम अपने किसी कलीग को ये नहीं बता सकते, तुम किसी अपने रिलेटिव को ये नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ तरीके से तुम चाह रहे हो कि मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज अलाउड भी नहीं है। तो व्हेन इन केस ऑफ डाउट, जब तुमको डाउट लग रहा है कि भैया शेड्यूल अलाउ करता है कि नहीं करता है, सो वी गो टू एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, वी गो टू एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, एंड एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फिर सुनवाई करता है एंड प्रॉपर्ली अपनी डिसीजन मेकिंग देता है, डिसीजन देता है, एंड दिस डिसीजंस आल्सो विल हैव टू स्टडी। प्लस काउंसिल की जनरल गाइडलाइंस है, एज आई टेल सीए की गाइडलाइंस भी अपन को देखनी है, सो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, these also we will have to see. So mostly if I see, so कोड ऑफ एथिक्स अपन को पढ़ना है पूरे अच्छे से, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 एकदम अच्छे से, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स से, तो 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 से ही होंगे। फिर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड और काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड मिसलेनियस वगैरह और कुछ सेक्शन देखना है अपन को इस चैप्टर के अंदर। राइट, ये अपना ढांचा रहेगा, मोटा माटी समझ के चलो। अभी अपन कोड ऑफ एथिक्स को नहीं ले रहे, कोड ऑफ एथिक्स विल पिकअप लेटर। अभी आ जाओ तुम लोग शेड्यूल्ड, शेड्यूल ऑफेंसेस, दैट इज सॉरी शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 में आ जाओ, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में आ जाओ, पेज नंबर 364। विल बी स्टार्टिंग विद शेड्यूल्स फर्स्ट, विल फिनिश ऑफ बोथ द शेड्यूल बिकॉज दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, and then we'll finish off other portions important which are also important only, council general guideline, ethical standard board, code of ethics and all. तो सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में क्या कवर्ड है। मैंने क्या बताया, 2 पार्ट में डिवाइडेड है अपना, एक हो गया शेड्यूल 1 और एक हो गया अपना शेड्यूल 2, एक हो गया शेड्यूल 1, एक हो गया शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 1 में 4 पार्ट है अपने, शेड्यूल 1 में 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 जो है ना वो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस के लिए, सीए इन प्रैक्टिस को एप्लीकेबल है, मतलब जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको ही एप्लीकेबल है। पार्ट 2 तुम्हारा इंप्लॉई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एप्लीकेबल है, पार्ट 3 जनरल है, पार्ट 4 भी जनरल है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर तुम्हारा दिया हुआ है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में। देखो 2 प्रकार के मिसकंडक्ट होते हैं अपने, एक होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और एक होगा अदर मिसकंडक्ट, एक होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और एक होगा अदर मिसकंडक्ट। सो पार्ट 4 में जो दिया अपना, दिस इज व्हाट पार्ट 4 में जो दिया है वो अदर मिसकंडक्ट है। पार्ट 1 2 3 4 में जो दी पार्ट 1 2 3 में दिया वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। शेड्यूल 2 में 3 पार्ट है फर्दर, पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम्हारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को बताता है और पार्ट 3 तुम्हारा जनरल मिसकंडक्ट बताता है। पार्ट 1 अगेन सीए इन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पार्ट 2 तुम्हारा जनरल है और पार्ट 3 भी तुम्हारा जनरल है। जनरल मीन्स व्हाट, जनरल मीन्स एम्प्लॉई एंड सीए इन प्रैक्टिस बोथ, एम्प्लॉई एंड सीए इन प्रैक्टिस बोथ, ठीक है। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगेन मैंने क्या बताया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डील करता है। एंड ये जो पार्ट 3 तुम्हारा अदर मिसकंडक्ट। आई होप एक स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ गया होगा अपना कैसे जाने वाले अपन शेड्यूल वाइज। शेड्यूल 1 में सबसे इंपॉर्टेंट अपना पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर तुमको 12 क्लॉजेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो शेड्यूल 2 का पार्ट 1 जिसमें 10 क्लॉजेज है, बाकी सब में 3 4 2 3 3 4 क्लॉजेज है, ठीक है। सो शेड्यूल 1 के 12 क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से पर्टिकुलरली क्लॉज 6 एंड 7 से क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट एवरी टाइम, एवरी अटेम्प्ट 6 एंड 7 से आना चाहिए। 6 और 7 जो है क्लॉज वो बहुत बड़ा क्लॉज है, दोनों ही क्लॉज बड़े बड़े एंड आर इंपॉर्टेंट एज वेल। सो शेड्यूल 1 के जो 10 12 क्लॉज है अपने पार्ट 1 के अंदर वो अपन स्टार्ट करेंगे अभी। क्लियर है, ठीक है। अभी आ जाओ अब डायरेक्टर डिसिप्लिन, एक बार अपन देखते हैं कि कैसे उसको अगर गिल्टी लग रहा है तो वो अपन को कैसे कैसे गिल्टी कर सकता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कई बार न्यूज में कि न्यूज में पकड़ाया, न्यूज में आता है कई बार कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी फ्रॉड में पकड़ाया तो उसको निलंबित कर दिया है या फिर डिस्चार्ज कर दिया है एज अ मेंबर।
तो तुमको क्या लगता है जब सीए जीएसटी फ्रॉड में पकड़ाता है, कोई जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो जबरदस्ती के एक दूसरी फर्म बना के रखा है जहाँ पे वो जीएसटी का क्रेडिट लिए जा रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? कौन कौन सुनवाई करता है, क्या जीएसटी करती है या सीए एक्ट अपना इंस्टीट्यूट बॉडी करती है, अपनी बॉडी? तो जीएसटी तो करेगी करेगी अपने एक्ट के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर जो उसको पेनाल्टी देनी है एज पर जीएसटी के लिए वो तो करेगी करेगी। साथ में इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि भैया हमारे बॉडी का एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी हमारा कोई डिसरेप्यूट ना हो ऐसे ऐसे फ्रॉड ऐसे मिसफियंस के कारण, एंड देयर फोर इंस्टीट्यूट ऑल्सो हेल्ड द चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी। काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसलिए गिल्टी पाया जाता है बिकॉज दे आर डिसरेप्यूटिंग द इंस्टीट्यूट, राइट? सो शेड्यूल 1 में अगर तुम्हारा ऑफेंस पाया जाता है, शेड्यूल 1 में तुम्हारा ऑफेंस पाया जाता है, अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन को लग रहा है कि शेड्यूल 1 में ऑफेंस है, ये शेड्यूल 1 का ऑफेंस है, तो वो सीधा तुमको कहाँ डालेगा? सीधा तुम्हारा केस जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। जो तुम्हारा केस है डायरेक्टर डिसिप्लिन किसको फॉरवर्ड कर देगा? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। लेकिन अगर शेड्यूल 2 का ऑफेंस है या फिर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 1 दोनों का ऑफेंस है, क्या बोला मैंने? शेड्यूल 2 का ऑफेंस है या फिर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 दोनों, बोथ में फॉल कर रहे हो तुम, शेड्यूल 1 में भी फॉल कर रहे हो, शेड्यूल 2 में भी फॉल कर रहे हो, ऐसा कोई ऑफेंस किया तुमने, सो इन दैट केस तुम्हारा डायरेक्ट डिसिप्लिनरी कमिटी के पास जाएगा। कहा जाएगा केस तुम्हारा? डिसिप्लिनरी कमिटी के पास जाएगा। ये तो बात हुई जब डायरेक्टर डिसिप्लिन को प्राइमा फेसी लग रहा है कि यू आर गिल्टी। व्हाट इफ डायरेक्टर डिसिप्लिन को प्राइमा फेसी लग रहा है कि यू आर नॉट गिल्टी? If you are not guilty, then also director discipline will have to submit all the information to board of directors, sorry, board of discipline, not bod, not board of directors but board of discipline। समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन जो है डीडी, अगर उसको गिल्टी नहीं भी लग रहा है, still he will have to submit all the information to board of discipline, and then board of discipline will decide whether the case is falling under schedule 1 or schedule 2 or is not guilty। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन अल्टीमेटली डिसाइड करेगा देन इन दैट केस कि वो गिल्टी है या नहीं, कि ये गिल्टी है, और गिल्टी है तो शेड्यूल 1 में है या शेड्यूल 2 में। अगर शेड्यूल 1 में है तो वो केस पिकअप करेगा, शेड्यूल 2 या शेड्यूल बोथ शेड्यूल में है तो डिसिप्लिनरी कमिटी को फॉरवर्ड कर देगा। दोनों ही केस में देखो क्या दिक्कत है। अगर शेड्यूल 1 में तुम गिल्टी पाए जाते हो तो तुम्हारे को एक बार तो या तो चेतावनी दी जाएगी, रिप्रिमांड द मेंबर, दूसरा या तो रिमूव कर दिया जाएगा तुम्हारा मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में से नाम, आरओएम में से तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा फॉर 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, मतलब कि अब तुम अपने आप को सीए नहीं कहला पाओगे फॉर 3 मंथ्स, या फिर तुम्हारे ऊपर फाइन कर दिया जाएगा 1 लाख तक। लेकिन अगर तुम शेड्यूल 2 या शेड्यूल 2 और बोथ में आते हो तो तुमको चेतावनी तो दी जा सकती है। इसके अलावा तुम्हारा नाम हमेशा के लिए भी हटाया जा सकता है, फॉर एनी ड्यूरेशन, कितने भी दिनों के लिए हटाया जा सकता है, और इम्पोज फाइन किया जाएगा तुम्हारे ऊपर 5 लाख तक का। अगर तुम या डायरेक्टर डिसिप्लिन अग्रीव्ड पाए जाते हो बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिसिप्लिन कमिटी, देन यू कैन प्रेफर एन अपील विद इन 90 डेज टू द अपीलेट अथॉरिटी। ये याद रखना, तुमको एमसीक्यू में आ सकता है। 90 दिन में तुम चाहते हो अगर कि तुमको ये ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है, तो देन यू कैन गो अगेंस्ट दिस ऑर्डर विद इन 90 डेज टू दी अपीलेट अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टर डिसिप्लिन क्यों दिया हुआ है, फटाक से बताओ मेरे को। व्हाई दे हैव आल्सो स्पेसिफाइड डायरेक्टर डिसिप्लिन इफ दे आर अग्रीड बाय ऑर्डर? हाउ कैन दे बी अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ बीओडी एंड डीसी? हाउ कैन दे बी अग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ बीओडी और डीसी? because it is professional matter। हाँ, प्रोफेशनल मैटर है, इसलिए कंपनी का नहीं है। कंपनी का नहीं है, प्रोफेशनल मैटर है, सो समझा तो नहीं मैं। मतलब कंपनी में बीओडी होते हैं, लेकिन इसमें तो मतलब कि मतलब कमेटी जो मतलब आईसीआई की जो कमेटी वगैरह, हाँ, आगे मतलब बोलो कुछ ना, ऐसा। पूरा बोलो, क्या बोल रहे हो? मतलब जो आईसीआई की जो कमेटी होती है वो एक्शन लेती है ना, इसलिए इसमें शायद डिसिप्लिनरी कमेटी और वो होता है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। तो आवाज एकदम कम आ रही तुम्हारी, मतलब कि वापस। इसमें बीओ बीओ मतलब कि जो आईसीआई की जो कमेटियां होती है, डिसिप्लिन कमेटी एंड बीओडी, वो एक्शन लेंगी ना, इसलिए शायद। वो एक्शन ले रही है बट डायरेक्टर डिसिप्लिन कैसे एग्रीड हो रहा है ऑर्डर से? बाय डायरेक्टर ऑर्डर ऑफ बीओडी और डीसी। यहाँ पे जो ऑर्डर दिया उन्होंने, ये ऑर्डर है उनका, रिप्रिमांड करना, रिमूव करना मेंबर को या फाइन लगाना। सो यहाँ से डायरेक्टर डिसिप्लिन एग्रीड कैसे हो रहा है? क्योंकि भैया हो सकता है डायरेक्टर डिसिप्लिन ने नॉट गिल्टी बोला होगा लेकिन बीओडी ने गिल्टी बोल दिया,
या फिर डायरेक्टर डिसिप्लिन ने प्राइमा फेसी उसको लग रहा था गिल्टी, उसने डायरेक्ट दे दिया बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को शेड्यूल 1 के अंदर, जबकि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने सुनवाई कर दी कि वो गिल्टी नहीं है। सो इन डेट के डायरेक्टर डिसिप्लिन को अगर लग रहा है कि वो गिल्टी है तो देन ही कैन प्लेस द केस इन अपीलेट अथॉरिटी विद इन 90 डेज। सिंपल तो है, समझ में आ रहा है क्या? बीओडी या डीसी अगर उसके ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर देती है, डायरेक्टर डिसिप्लिन को जो लग रहा था उसके अगेंस्ट ऑर्डर अगर आता है, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन कैन आल्सो बी एन अग्रीव्ड पार्टी, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ये क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी बोलो। यस एवरीवन। अभी आ जाओ फर्स्ट शेड्यूल, अपन स्टार्ट करते शेड्यूल 1 से। ठीक है, शेड्यूल 1 पार्ट 1। शेड्यूल 1 पार्ट 1 के अंदर मैंने क्या बताया, 12 क्लॉजेज है, अपने पास 12 क्लॉजेज है। वी आर टू स्टडी 12 क्लॉजेस इन शेड्यूल 1 पार्ट 1। मैंने क्या बताया, पार्ट 1 किसको अप्लाई होता है, किसको अप्लाई होता है? शेड्यूल 1 पार्ट 1 किसको अप्लाई होता है? प्रैक्टिस होता है सर। Schedule 1 part 1 is applicable, yes correct, in CA to all CA in practice, right? So अपनी एक लाइन रहेगी हमेशा जब स्टार्ट करेंगे अपन एनी क्लॉज ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1, विल स्टार्ट विद क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 states that a chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct. शेड्यूल 1 पार्ट 1 में मैंने क्या बताया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में दिया हुआ है या अदर मिसकंडक्ट? इट्स गिवन अबाउट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, सो दो टाइप की मिसकंडक्ट मैंने बताया, जैसे कि एक अदर मिसकंडक्ट हो गया विच इज नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड विथ योर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हाउएवर इट इज much important for you to not to incur those mistakes as well, so that you don't bring misrepute to the institute, इसलिए उसको अदर मिसकंडक्ट में रखा है। जैसे तुम ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट के, या फिर तुम अपने आर्टिकल से झाड़ू पोछा करवा रहे हो, अपने आर्टिकल से सब्जी बुलवा रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये सब जो तुम्हारी हरकतें है, बिहेवियर है, that is falling under other misconduct because they are not falling under any of the professional misconduct. So you can also say other misconduct is residual all जितने मिसकंडक्ट है दिस कैन फॉल अंडर अदर मिसकंडक्ट। वेयरएज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में अभी अपन पढ़ने वाले जैसे कि 12 क्लॉजेस, तो हर बार यू विल से व्हाट कि एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 a CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he, a CA in practice is deemed to be GPM if he, a CAP is deemed to be GPM if he, a CAP is deemed to be GPM if he। पहला क्लॉज, अगर तुम अलाउ करते हो किसी पर्सन को टू प्रैक्टिस इन योर नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और तुम किसी और को अपने बिहाफ में प्रैक्टिस करने का अलाउ कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तुम गिल्टी हो जाओगे अनलेस 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 सामने वाला भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है। एंड 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 है, मतलब एंड यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस तो होना चाहिए ही चाहिए, प्लस 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 तुम्हारे पार्टनरशिप में होना चाहिए, या तो तुम्हारा एम्प्लॉई होना चाहिए, या तो तुम्हारा पार्टनर होना चाहिए, या तो तुम्हारा एम्प्लॉय होना चाहिए। तो क्या दो कंडीशन हो गई, एक तो सीएपी होना चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए, प्लस तुम्हारा या तो पार्टनर होना चाहिए या तो फिर एम्प्लॉय होना चाहिए। करेक्ट है, सिंपल। तो मुझे अभी बताओ फटाफट से, यहाँ पे अपन देख के आंसर मत देखना, तुम लोग बताते जाओ बस कि यहाँ पे कहाँ पे तुम मिसकंडक्ट होते जाएगा। ठीक है, who can who to whom you can allow someone else as a chartered accountant to practice in your behalf, to practice on your behalf। ठीक है, वो अगर नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या तुम उसको अलाउ करते हो, तो क्या तुम गिल्टी होगे कि नॉन गिल्टी होगे? वेदर यू विल बी हेल्ड गिल्टी और नॉट गिल्टी? Guilty. Guilty, because first condition was what, first condition was what, it should be a chartered accountant in practice, he should be chartered accountant in practice, ये तो पहली कंडीशन है प्राइमा फेसी, ये फुलफिल होनी ही चाहिए। दूसरी कंडीशन है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और तुम्हारा पार्टनर भी है, तुम्हारा पार्टनर भी है, तो गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट। ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, दैट इज ये चलेगा। क्या तुम्हारा अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और तुम्हारा एम्प्लॉई है, गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट। नॉट गिल्टी, ये भी चलेगा। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है लेकिन वो ना ही तुम्हारा पार्टनर है ना ही तुम्हारा एम्प्लॉई है, तो नॉट अलाउड, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, इट विल बी हेल्ड गिल्टी, विल बी हेल्ड गिल्टी, राइट। सो पहली बात तो याद रखना कि वो सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड सीए इन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस ही शुड आइदर बी माय पार्टनर और आइदर बी माय एम्प्लॉय।
and that is why we call it was we can then only allow any person to practice on our behalf. ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जांपल ले लो कि अगर आज चल के मैं तुमको अपने फर्म में रखता हूँ और तुमको मैं अपने फर्म के बिहाफ में बोल रहा हूँ कि तुम अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करो एज इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग माय फर्म, एज इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग माय फर्म एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज इफ यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन यू विल बी हेल्ड, आई विल बी हेल्ड गिल्टी। क्योंकि अगर मैंने तुमको अलाउ करता हूँ ये सब करने से, तो देखो फटाक से मे 19 का क्वेश्चन देखो एक बार, तुमको समझ में आएगा। शेड्यूल 1 पार्ट 1 मे 19 का क्वेश्चन देखो जल्दी, 5 मार्क के लिए आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, थर्ड पार्ट, 5 नहीं है 4 नंबर का होगा। जनरली प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे मोटा माटी मान के चलो। पेज नंबर बिनिशा 364, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर इसमें। सीए पंत जो था उसने अलाउ किया सामने वाले सीए संत को टू सिट इन दी ऑफिस फॉर 6 मंथ एंड अलॉटेड अ स्मॉल चैम्बर विद अदर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो सीए संत है वो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है विद सीओपी है, ठीक है। नाउ इन कोर्स ऑफ हिज एसोसिएशन विद सीए पंत ऑफिस ही यूज्ड टू प्रोवाइड टैक्स कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंटली टू द क्लाइंट, ठीक है। जो अपना सीए पंत था, सीए संत था, जो नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, जो नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, उसने साथ ही साथ अपनी इंडिपेंडेंटली अपने क्लाइंट को सर्विसेज देना चालू किया ऑफ द फर्म, क्लाइंट ऑफ द फर्म को, एंड आल्सो फाइल्ड फ्यू आईटी एंड जीएसटी रिटर्न एंड रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर वेरियस टैक्स अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑल्दो नो डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बाय हिम, उसने कोई साइन नहीं किया था, बट ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ आवर फर्म, ही यूज्ड टू ओनली रिप्रेजेंट। नाउ ड्यूरिंग हिज एसोसिएशन इन सीए पंत ऑफिस, उसको ना तो कोई सैलरी मिलती थी और ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग या कमीशन मिलता था, बट सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल उसके खर्चे होते थे ना, उसका वो खर्चा पानी का रिम्बर्समेंट मिलता था उसको। समझ में आ रहा है? वो सीखने के नाम, सीखने के लिए आया था, बस समझ के चलो, वो सीखने के लिए आया था हमारे यहाँ। वो ना ही हम उसको सैलरी दे रहे थे, ना ही हम उसको कोई प्रॉफिट शेयरिंग या कमीशन देते थे, वो सीखने के नाम पे आया था, इसलिए उसका जो भी खर्चा चलता था वो हम उसको रिम्बर्स करते थे। आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमको दया आई और हमने उसको दे दिया 3 लाख रुपए लमसम में, ठीक है। 6 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का मान के चलो 50,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए दे दिया हमने सीए संत को। नाउ सीए पंत फॉर हिज एसोसिएशन आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, व्हाट डू यू थिंक इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्हिच क्लॉज एंड व्हाट एग्जैक्टली विल यू से अबाउट दिस केस? बोलो बोलो। सिद्धार्थ बोल रहे जीपीएफ हो गया। जीपीएफ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जीपीएफ नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है? क्या ये सीए प्रैक्टिस है? क्या ये सीए इन प्रैक्टिस है? और क्या हम उसको अलाउ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट ऑन आर फर्म नेम, टू रिप्रेजेंट ऑन आर फर्म नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या हम उसको अलाउ कर रहे हैं? क्या हम उसको अलाउ कर रहे हैं टू प्रैक्टिस इन आर नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस और नो? क्या हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं टू प्रैक्टिस इन आर नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? बोलते जाओ फटाफट। अरे बोलो, आर वी अलाउइंग हिम और नॉट? यस सर, अलाउ, उसने अलाउ किया है। राइट। एंड यस ऑल्सो सिद्धार्थ इज सेइंग ही वाज नाइदर अ पार्टनर नाइदर इन एम्प्लॉय, उसको सैलरी तो मिल नहीं रही थी, तो ही कांट बी आवर एम्प्लॉय, नाइदर ही वाज गेटिंग एनी प्रॉफिट शेयरिंग और कमीशन, देयरफॉर ही इज नॉट इवन आवर पार्टनर, एंड देयरफॉर इन दैट केस वी हैव अलाउड समवन who is not a partner or employee of us, and therefore will be held GPM, will be held GPM under schedule 1 part 1 clause 1। एक बात इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट की हुई है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्टिव देखो क्या होता है शेड्यूल 1 का, शेड्यूल 1 पार्ट 1 का क्लॉज 1 का एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया बंदो बाकी लोगों का एक वो है, ट्रस्ट है ओवर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर तुम ऐसे करोगे कि किसी और को अगर तुम अथॉरिटी दे रहे हो टू रिप्रेजेंट ऑन योर बिहाफ, एंड व्हाट इफ दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस,
or even if they are chartered accountant in practice but they do not know in and out of everything about your firm, that is they are not your partner or employee, then they can misrepresent your case, they can misrepresent the case. And therefore the objective is what? Objective is to safeguard the public against unqualified accounting practice, जो कि नॉट लीगल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है. So therefore to safeguard the public against unqualified accounting practice under the cover of qualified accountant, it ensures that the work of accountant will be carried out by the chartered accountant only, who may be his partner or his employee or who would work under his control and supervision. So ये ऑब्जेक्टिव है. जिस क्लॉज में भी इंपॉर्टेंट, जो भी क्लॉज में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, so then you have to specify the objective as well in the answer. तुम शेड्यूल 1 लिखोगे, पार्ट 1 क्लॉज 1 लैंग्वेज लिखोगे, then you will write the objective क्या है इसका, and particularly you will write the facts of the case and conclude accordingly. कंक्लूजन. इतना लिखने से 4 मार्क पूरे के पूरे 4 के 4 मिलते हैं, पूरे के पूरे 4. प्रोफेशनल एथिक्स के आंसर्स में कोई मार्क्स नहीं काटते. ठीक है, तो एक बार आंसर देख लो कैसा आंसर है. ये सजेस्टेड आंसर मैंने एक दिया हुआ है, इसके बाद अपन आंसर जो देखेंगे वो बहुत शॉर्ट में रहेगा. ये पूरा कंप्लीट आंसर है, सजेस्टेड आंसर है. जस्ट go through this once, you'll get the idea how exactly to present your answer in professional ethics. You'll write first of all what does the part 1 clause 1 says, then objective अगर है तो objective बताओगे, then conclude करोगे, अगर कोई और point है, remark है, कुछ और भी important, so that also you'll mention, and then facts of the case के बाद conclude करोगे accordingly. 4 out of 4. को चार चार पार्ट में डिवाइड करना है. नंबर 1, पहले सबसे पहले मुझे क्लोज नंबर बताना है. सेकंड में वो क्लोज क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लोज बताना है. थर्ड में मुझे सिनेरियो क्रिएट करना है जो क्वेश्चन में है, और चौथे के अंदर कंक्लूजन करना है. करेक्ट. तो मेरे को 4 नंबर ऐसे मिलेंगे. देखो नंबर वाइज अगर मैं बोलूं तो एक नंबर है तुम्हारा इसका, सिर्फ और सिर्फ इसका, टू मेंशन करेक्ट क्लॉज नंबर, क्लॉज पार्ट शेड्यूल. ठीक है. देन लैंग्वेज का भी नंबर है. इन केस ऑब्जेक्टिव है क्लॉज का तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव. कई क्लॉजेस में ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है तुमको, यू डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया हुआ है अपने एसएम में. तो जहां जहां इंस्टीट्यूट ने एसएम में किया हुआ है क्लॉज का ऑब्जेक्टिव, वहां पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है. जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बट सिंस आंसर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसलिए मैंने ऊपर में इंक्लूड नहीं किया. बट wherever there is they have not specified the, they have specified the objective, I have included that. So objective if specified then you will write it, if not then you will straight away jump to facts of the case and lastly conclusion. ठीक है. सो पर्टिकुलरली मैंने क्या बोला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या क्या क्लॉज नंबर में क्या दी हुई है. और इसके लिए मैं तुम लोग को 2 वीडियो एक शेयर करूंगा अभी. ठीक है. दोनों वीडियो में मैंने बताया कि हाउ डू यू एग्जैक्टली रिमेंबर बाय मेमोरी ट्रिक्स. ठीक है, मेमोरी हुक से कुछ, वेयर वी ट्राई टू लर्न कि वन गन, गन से मैंने पूछा कि तेरा नाम क्या है, नाम से तुमको याद आना चाहिए कि तुम अपने नाम में किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी और बंदे को अपने नाम के बिहाफ में यूज करने दे रहे हो, अगर अपना नाम यूज करने दे रहे हो अगर, सो यू विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर क्लॉज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 1, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1. सिमिलरली टू शू, ऐसे करके अपन ने पूरा याद किया हुआ है कि कैसे करके अपन सारे प्रोफेशनल एथिक्स के सारे क्लॉजेस नंबर याद कर सकते हैं. सो दिस 2 वीडियोस आई विल शेयर इन टेलीग्राम, जस्ट गो थ्रू दिस टुडे ओनली. ठीक है, आज ही देख लो उसको. सर वो जो वर्डिंग्स है वो वैसे के वैसे ही लिखने पड़ेंगे यस, क्लास में. ये वर्डिंग्स के कोशिश करो कि एटलीस्ट क्लॉज का जो वर्डिंग है यू शुड ट्राई एटलीस्ट कि थोड़े बहुत एटलीस्ट 70 to 80% यू कैन मिमिक. एग्जैक्टली मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो कि भैया हम किसको अलाउ नहीं कर सकते. यू शुड नॉट अलाउ एनी पर्सन. सबसे पहले तो सिंपल है, एक ढांचा तो तुम्हारे हमेशा आएगा कि एज पर क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ये तो आएगा ही आएगा. इफ, फिर बोलोगे इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, अपन ने वर्डिंग्स को ब्रेक कर करके याद किया हुआ है. तो देखो यहाँ पे भी देखोगे तो ब्रेक किया अपन ने 2 पार्ट में. सो उसको ऐसे तरीके से याद करते जाओ. एकदम वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू मिमिक 80% ऑफ द लैंग्वेज. If he allows any person to practice in his name as a chartered accountant,
लेकिन वो जीपीएम नहीं होगा। इसके लिए क्या बोलते हैं, अनलेस अनलेस सच अदर पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड ये तो कंडीशन याद है ना अपने को, सीएपी भी होना चाहिए प्लस प्लस तो एंड बोलोगे, एंड इज आइदर अ पार्टनर और एम्प्लॉय, इज आइदर अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ योर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, यस विनीशा। इससे पहले वाले टॉपिक हो गए हैं क्या प्रोफेशनल एथिक्स में? नहीं, वी हैव जस्ट गॉट द इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने एक ये टॉपिक किया है, एंड वी हैव स्टार्टेड विद शेड्यूल 1। ओके ओके। Now come to Schedule 1 Part 1 Clause 2. Schedule 1 Part 1 Clause 2. A CA in practice, बोलो वापस से साथ में क्या, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct he if he pays or allows or agree to pay or allow। या तो तुम पे कर रहे हो, एक्चुअल में पे कर रहे हो, या अलाउ भी कर रहे हो, पे तो किए नहीं अभी तक लेकिन अलाउ भी कर दिया, या फिर तुमने पे और अलाउ तो किया ही नहीं है लेकिन तुमने एग्री कर दिया, एग्री भी कर लिया अगर तुमने पे और अलाउ करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डजंट मैटर, डायरेक्टली कर रहे हो या इनडायरेक्टली कहीं और से कर रहे हो, अपना अपने प्रॉफिट में से या अपने फीस में से कुछ शेयर, कुछ कमीशन, कुछ ब्रोकरेज तुम शेयर कर रहे हो। मान के चलो एग्जांपल कि तुम मेरे पास आए, तुम बोले कि सर मैं आपके पास एक क्लाइंट लेके आ रहा हूँ, ये बढ़िया 1 लाख रुपए देगा आपको, सिंस मैंने आपको ये क्लाइंट रेफर किया है, आपको तो बढ़िया कर लोगे, अपना अपना काम कर लेना, मुझे मेरा शेयर पास कर देना, मेरा कमीशन दे देना, मुझे मेरा ब्रोकरेज दे देना, इन द फीस और इन द प्रॉफिट 10% तुम मांग रहे हो, 10,000 टू एनी पर्सन। अगर मैं ऐसा देता हूँ किसी को भी अगर मैं ऐसा दूंगा अगर, so I'll be held guilty of professional misconduct under clause 2 of part 1 of schedule 1 as per clause 2 part 1 schedule 1। I'll be held GPM, a CA in practice will be held GPM if he pays or allow, और एग्री भी कर रहा हूँ अगर मैं, दिया तो था ही नहीं, मैंने दिया नहीं है तुमको, लेकिन अगर मैं एग्री भी करता हूँ टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज, शेयर कमीशन ब्रोकरेज, शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस या प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन, देन आई विल बी हेल्ड जीपीएम। बट आई विल नॉट बी हेल्ड जीपीएम अगर मैं प्रोवाइड किसको कर रहा हूँ, मतलब ये क्या बोलते हैं, टू एनी पर्सन अदर देन मतलब मैं इन लोगों को दे सकता हूँ, ये 5 लोगों को मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम शेयर करो, कुछ तुम कमीशन दो, तुम ब्रोकरेज दो अपने फीस और प्रॉफिट में से, इन 5 लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो तुम अपने भाई को दे सकते हो, अपने भाई को दे सकते हो मतलब एक दूसरे मोती को दे सकते हो, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मोती मतलब क्या, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, तुम अपने भाई दूसरे भाई को दे ही सकते हो, एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको तुम शेयर करो कमीशन ब्रोकरेज या कमीशन शेयर। दूसरा तुम अपने पार्टनर को तो दोगे ही, पार्टनर को तो दोगे ही, एज पर एग्रीमेंट है वो तो पार्टनर, या रिटायर्ड पार्टनर को भी दे सकते हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर को भी दे सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर को भी दे सकते हो। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इंपॉर्टेंट कि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पार्टनर को अगर तुम दे रहे हो तो एग्रीमेंट में डीड में प्रोवाइडेड फॉर होना चाहिए, डीड शुड प्रोवाइड फॉर दिस। ठीक है, तो तुम अभी तक अपन किस किस को दे सकते देखा, एक तो अपने भाई को दे सकते अपन मोती, दूसरे मोती को दे सकते हैं, एक मोती दूसरे मोती को दे ही सकते हैं, दूसरा पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर, तीसरा मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, एग्जांपल सीएस हो गया, सीएमए हो गए, राइट, एक्चुरियल साइंस हो गए, तो ये सारे जो मेंबर है ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी इनके साथ शेयर कर सकते हो, या सच अदर पर्सन और भी दूसरे पर्सन से जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो बॉडी है आईसीएआई उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और ये प्रिस्क्राइब्ड बॉडीज के जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है और प्रिस्क्राइब्ड बॉडीज है ये रेगुलेशन 53A सब रेगुलेशन 1 में प्रिस्क्राइब्ड है, और जो बॉडीज वो सब रेगुलेशन 1 में, और जो पर्सन जो क्वालिफाइड है, ये वाला पॉइंट है लास्ट सेकेंड वाला, ये तुम्हारा सब रेगुलेशन 3 में डिफाइंड है, रेगुलेशन 53A का सब रेगुलेशन 3 में पर्संस क्वालिफाइड डिफाइंड है, और जो इसके ऊपर वाला पॉइंट था फॉर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, तो ये जो प्रोफेशनल बॉडीज है ये तुम्हारा कहाँ डिफाइंड है, रेगुलेशन 53A का सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 53A का सब रेगुलेशन 1। ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉडीज आर डिफाइंड अंडर 53A1 एंड पर्संस क्वालिफाइड आर डिफाइंड अंडर 53A3।
53A सब रेगुलेशन 3। तो सब रेगुलेशन 1 देखो क्या क्या दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल साइंस ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल साइंस ऑफ इंडिया। इसी के अगेंस्ट मैंने जो जो पर्सन उनके अंदर आते हैं वो बॉडी के अंदर वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, देख लो। प्लस इनके अलावा ये 3% और एडिशनल तुम अलाउ कर सकते हो। प्लस इनके अलावा तुम और एडिशनल 3% अलाउ कर सकते हो। एक बात यहाँ पे नोट करना, बैचलर इन लॉ को मार्क करके रखना और एमबीए को मार्क करके रखना, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपन बाद में पढ़ेंगे क्लॉज 4 के अंदर पर्टिकुलरली एंड क्लॉज 3 के अंदर भी सेम पॉइंट आएगा। वहां पे भी तुम क्या शेयर, अभी अपन शेयर कर रहे हैं, क्या हम किसी और को अगर रेफर करते हैं तो क्या हम भी अपना शेयर मांग सकते हैं? क्या हम भी दलाली मांग सकते हैं अपनी? तो ये बात क्लॉज 3 में आएगी। और क्लॉज 4 में आएगा रिलेटेड टू पार्टनर, क्या तुम ये लोगों को पार्टनरशिप में भी रख सकते हो क्या अपने साथ? तो इसलिए बैचलर इन लॉ और एमबीए को मार्क करके रखना। प्लस बाकी पॉइंट्स भी देख लो एक बार, फटाफट से गो थ्रू करो। इसके बाद अपन 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। क्लॉज 2 देख लो एक बार वापस से। A CA in practice shall be deemed to be GPM if he pay or allow or agree to pay or allow directly or indirectly any share commission brokerage in the fees or profits of your professional business to any person other than partner, रिटायर्ड पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, या तो फिर तुम अपने भाई के साथ, मोती के साथ शेयर कर रहे हो, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी जो कि स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 53 है सब रेगुलेशन 1, or such other person who has such qualification as may be prescribed and as prescribed under regulation 53A sub regulation 3, और वो सारे प्रिस्क्राइब देख लो। For services from time to time in or outside India. क्लियर है? यस और नो? क्लियर है तो Yes, sir, फटाफट से all good, sir. आंसर करते जाओ अब, ठीक है। ये वाला अभी मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार स्किप करो। अभी आ जाओ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ गुडविल का केस है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग और सेल ऑफ गुडविल का केस है। मान के चलो तुम्हारी गुडविल है। गुडविल किसकी होती है? गुडविल किसकी होती है? गुडविल सीए फर्म के नाम की होती है, सीए फर्म के नाम की। तुमको पता होगा, जैसे मैंने मान लो सीओपी लिया हुआ है, सीओपी लिया हुआ है मैंने, सीए यश चाणक्य एग्जांपल, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजें साइन कर सकता हूँ, एक्सेप्ट ऑडिट रिपोर्ट आई कैन साइन, अगर मैंने सीओपी ली हुई है तो। एंड एक होता है मैंने सीओपी तो ली है लेकिन मैंने फर्म नेम के लिए अप्लाई करना होता है। ये दिस यू ऑल नो और नॉट? मैंने सीओपी ले ली है, मेरे पास सीओपी है, बट मैंने फर्म नेम के लिए अगर अप्लाई नहीं किया, मैंने फर्म नेम के लिए अप्लाई नहीं किया, तो मुझे मेरी जो फर्म नेम की जो नंबर ऑफ इयर्स काउंट होते जाते ना, सिंस एग्जांपल ले लो, तुम्हारे फर्म नेम को 5 साल हो जाने चाहिए, 3 साल हो जाने चाहिए फॉर यू टू बिकम एलिजिबल फॉर बैंक ऑडिट, फॉर यू टू बिकम एलिजिबल फॉर सम एनी अदर थिंग विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आईसीआई। तो ये सब जो 5 साल हो जाने चाहिए, 3 साल हो जाने चाहिए, ये सब जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है ना फर्म की, तो वो इसकी नहीं होती है कि सीए यश चाणक्य के पास सीओपी है, इसकी होती है फर्म नेम, जो तुम्हारा फर्म नेम है। सो दैट मीन्स इवन आफ्टर आई हैव अप्लाइड फॉर सीए प्रैक्टिसिंग सीओपी, बट इवन इफ आफ्टर दैट ऑल्सो आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर फर्म नेम, देन माय फर्म नेम का एक्सपीरियंस जो है वो जीरो ही रहेगा। वंस आई अप्लाई फॉर फर्म नेम, वंस आई हैव बीन अलॉटेड द फर्म नेम चाणक्य एंड एसोसिएट्स, चाणक्य एंड एसोसिएट्स से अप्लाई हो गया अगर मेरे को, तो उसके बाद से ये फर्म नेम की एक गुडविल क्रिएट होना चाहती है, चालू होती है, राइट। ये फर्म नेम का नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट होना चालू होगा, गुडविल क्रिएट होगी, एंड ये जो फर्म नेम है इसको मैं बेच सकता हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये यश चाणक्य को नहीं बेच सकता। चाणक्य एंड एसोसिएट अगर ये मैं मर जाता हूँ तो मेरी वाइफ इसको बेच सकती है, या कोई भी कारणवश कुछ भी होता है जहां पे पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रही है या कुछ हो रहा है, सो इन दैट केस वी कैन सेल द फर्म की जो नाम है, फर्म का जो नाम है, किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को बेच सकते हैं, गुडविल ऑफ सीए फर्म। समझ में आया होगा केस अगर? तो देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है जहां पे कोई एक पार्टनर मर जा रहा है, कहा जहां पे कोई एक पार्टनर मर गया,
तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपन प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हैं क्या? फटाफट से बताओ। अगर कोई इसका एक पार्टनर बन मर गया तो क्या हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं क्या? यस राघव करेक्ट। एग्रीमेंट में होगा तो यस पूजा करेक्ट। इफ इट द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स सो, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, यस देन यू कैन शेयर द प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा है प्रोप्राइटरशिप फर्म। जैसे मैंने अभी बताया प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब मेरी क्या, चांडक एंड एसोसिएट। यस चांडक मत समझना, चांडक एंड एसोसिएट्स या चांडक एंड कंपनी समझ लो। तो ये जो फर्म है इसमें मैं फीस की शेयरिंग नहीं कर सकता बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड परचेजर ऑफ गुडविल। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मान के चलो मेरे मरने के बाद माय वाइफ इज देयर और माय हस्बैंड, सॉरी माय माय ब्रदर, ठीक है। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड परचेजर ऑफ गुडविल, और परचेजर ऑफ गुडविल मतलब मेरी वाइफ बेच रही है किसी परचेजर को, गुडविल परचेज कर रहा है जो, उसको बेच रही है गुडविल। सो इनके बीच में फी शेयरिंग नहीं हो सकती है। मतलब जो गुडविल परचेज कर लिया ना, उनके बीच में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होगा कि ठीक है आज तो मेरे को आप बेच दो इतने में, अगर बाद में चल चल के मेरे पास जितने क्लाइंट आएंगे ना उसका 10% मैं आपको देते रहूंगा, उसका 10% मैं आपको देते रहूंगा, इसके नाम के बिहाफ में जितने भी मेरे पास क्लाइंट आएंगे उसका 10% मैं आपको देते रहूंगा। नो, नो फी शेयरिंग ऑफ फर्म सेल ऑफ गुडविल एज गिवन बिलो। देखो एक तो फी शेयरिंग भी नहीं होगी, दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो तुम्हारा कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन कि तुम कितने में अपनी गुडविल बेच रहे हो, ये कंसिडरेशन हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट। कंसिडरेशन हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट। अपफ्रंट मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो परचेजर है ये नहीं बोलेगा कि अगर मेरे को 50 लाख की सेल, अगर 50 लाख के क्लाइंट मेरे को इस फॉर्म नेम से आता है तो मैं आपको इसका 10 लाख दे दूंगा बाद में, अगर 50 लाख से कम आता है तो मैं 5 ही लाख दूंगा, अगर 50 लाख के ऊपर आता है तो मैं आपको 15 लाख दूंगा, अगर 1 करोड़ के ऊपर आता है तो मैं 25 लाख दूंगा। ऐसा कोई भी कंडीशनल कंटिजेंट कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। द कंसिडरेशन हैव टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट, ऑल्दो पेमेंट पार्टली हो सकता है, पेमेंट पार्टली अलाउड है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो जैसे भी करो, बट जो पेमेंट होना है, कंसिडरेशन है जो, वो अपफ्रंट डिसाइडेड होना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? अब देखो यहाँ पे दो केस आते हैं इसके अंदर, प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर दो केस आते हैं। सबसे पहला केस अपन लास्ट वाला देखते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट आ गया बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई डिस्प्यूट आ गया बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान के चलो मेरे मरने के बाद मेरी दो वाइफ थी, मेरी दो वाइफ थी और दोनों के बीच में अब डिस्प्यूट आ गया कि असली असली लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, असली लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है यही समझ नहीं आ रहा है। दो दो वाइफ है, या फिर मान के चलो वाइफ है और मेरा भाई है, तो दोनों के बीच में फिर किसको मिलेगा, या मेरे पेरेंट्स है, दोनों के बीच में किसको मिलेगा बताओ? वाइफ और पेरेंट्स के बीच में किसको मिलेगा मेरे गुडविल का, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव? वाइफ। वाइफ को मिलता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड एक्ट, राइट, एचयूएफ एक्ट है जो अपना, दैट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज कि बाय डिफॉल्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वाइफ, राइट, जो तुम्हारा स्पाउस है दैट विल बी बाय डिफॉल्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव अनलेस समथिंग एल्स इज स्पेसिफाइड बाय यू। ठीक है, तो कुछ और स्पेसिफाई कर रहे हो तो अलग बात है, बट एनीवे अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है समझ लो बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन है यही समझ नहीं आ रहा है अभी तक, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है यही समझ नहीं आ रहा है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि हमारे बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों की दोनों, मेरी दोनों वाइफ, जो डिस्प्यूट चल रहा है वो दोनों डिस्प्यूट के बारे में आईसीआई को बता देगी, वो दोनों के दोनों को डिस्प्यूट के बारे में आईसीआई को बता देना है, कब? विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ, मेरे मरने के 1 साल के अंदर अंदर बता देना है। एंड द नेम ऑफ द फर्म shall be kept in abeyance till 1 year from the date of settlement of dispute. That means what? समझ के चलो, ये है डेथ हुई, यहाँ से तुमको विद इन 1 ईयर कम्युनिकेट करना है अबाउट डिस्प्यूट, कम्युनिकेट टू आईसीएआई अबाउट द डिस्प्यूट, अबाउट द डिस्प्यूट 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर। ठीक है, अब मान के चलो केस यहाँ पे सेटल हो गया, केस यहाँ पे सेटल हो गया, डिस्प्यूट इज सेटल्ड, डिस्प्यूट इज सेटल्ड, डिस्प्यूट इज सेटल्ड। सो डिस्प्यूट सेटलमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, डिस्प्यूट सेटलमेंट के विद इन 1 ईयर, अगेन डिस्प्यूट सेटलमेंट के 1 साल के अंदर अंदर तुमको तुम्हारा जो नाम है वो आईसीआई अबेयंस में रखेगी, अबेयंस में रखेगी मतलब होल्ड पे रखेगी, और उसके बाद वो फॉर्म नेम हट जाएगा। मतलब कि कुल मिला के तुम्हारा केस डिस्प्यूट के बाद तुम्हारे पास 1 साल है जहां पे तुम फॉर्म को गुडविल, फर्म की जो गुडविल है उसको सेल कर सकते हो, तुम गुडविल को सेल कर सकते हो। अगर गुडविल तुम सेल नहीं करते हो या गुडविल ऐसी की ऐसी रहती तो विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आईसीआई विल नॉट कीप द नेम एट अबेयंस, विल नॉट कीप द नेम एट अबेयंस। क्लियर है क्या?
and name of the firm shall be kept in abeyance till 1 year from the date of settlement of dispute. जहाँ सेटलमेंट हुआ है, केस सेटल हो गया है, वहां से 1 साल तक इंस्टीट्यूट रखेगी अबेयंस पे, और उसके बाद हो सकता है वो फर्म नेम से हटा दे, अपने रजिस्टर ऑफ फर्म जो होता है, फर्म नेम, रजिस्टर ऑफ फर्म से, वहां से रजिस्टर में से वो फर्म नेम को हटा दे। सेकंड जो So, तो पॉइंट है, अगर अगर आईसीआई को पता ही नहीं है कि वो डिस्प्यूट चल रहा है, वो बताना भी तो पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाई दे सेड ना कि तुम्हारे पास 1 साल है, अगर तुम 1 साल तक नहीं बताते हो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, तो तुम्हारा तो फर्म नेम ऑटोमेटिकली हटा सकती है इंस्टीट्यूट, हो सकता है हटा देगी। अगर तुम्हारा डिस्प्यूट में चल रहा है और तुमने गुडविल तो बेच नहीं पाओगे तुम, तो 1 साल तक देखेगी इंस्टीट्यूट, और अगर डेट ऑफ डेथ कम्युनिकेट हो चुकी है ऑलरेडी, सो देन इंस्टीट्यूट विल बाय डिफॉल्ट आफ्टर 1 year will remove your name of the firm. So it's your responsibility that you need to inform to ICA कि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है विद इन 1 year ऑफ डेथ। और उसके सेटलमेंट जब हो गए डिस्प्यूट, मान लो 3-4 साल बाद सेटल हो रहा है केस, सो जिस दिन भी सेटल हुआ वहां से लेके 1 साल तक इंस्टीट्यूट फिर से अबेयंस में रखेगी, और उसके बाद हो सकता है फर्म नेम हटा दे। तो मतलब सर 1 year अगर abeyance is a sir 1 year abeyance is a common thing, यस, and that need to be count from either the death of the partner or the settlement. करेक्ट, यू कैन से लाइक दैट। इंस्टीट्यूट 1 साल तक वेट Yeah. करती है जनरली। हाँ, पूजा। और सर इवन अगर समझो कि इस क्लॉज के हिसाब से अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आप शेयर ऑफ प्रॉफिट दो, तो फिर आपको कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट कोर्ट क्यों देगी अगर सीए एक्ट में मना है तो? सामने वाले परचेजर ऑफ गुडविल, अभी कोर्ट तो ये बताएगी ना कि डिस्प्यूट कौन है, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। मतलब समझ रहे हो, डिस्प्यूट ये नहीं है कि परचेजर ऑफ गुडविल को तुम कैसे बेच रहे हो, कंसिडरेशन कैसे बेच रहे हो, परसेंटेज वाइज बेच रहे हो या अपफ्रंट बेच रहे हो। डिस्प्यूट तो अभी चालू है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। एक बार लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड हो जाएगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर अपना गुडविल को बेचेगा जैसे भी। गुडविल जो बेचा है परचेजर, उसकी तो बात आई नहीं अभी तक। ओके सर। अब मान के चलो कोई डिस्प्यूट नहीं है, अगर देर इज नो डिस्प्यूट, ठीक है, मेरे घर वाले हंसी खुशी मान गए मेरी वाइफ को ही देने के लिए, तो देन सच सेल इज कंक्लूडेड विद इन 1 year ऑफ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर हो जाना चाहिए। सेल शुड हैपन विद इन 1 year। दैट इज व्हाट धीरज करेक्टली इन्फर्ड राइट नाउ। धीरज ने क्या बोला अभी कि 1 साल है हमारे पास सर, या तो डेट ऑफ डेथ से ले लो या डेट ऑफ सेटलमेंट से ले लो, हमको 1 साल के अंदर अंदर गुडविल बेच देनी है। गुडविल नहीं बेचोगे तो तुम्हारा नाम 1 साल तक ही रखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, 1 साल तक दैट शैल बी केप्ट इन अबेयंस, एंड आफ्टर दैट इट माइट गेट रिमूव। ठीक है, ये हुआ हमारा गुडविल का केस। ये हुआ हमारा गुडविल का केस। एनी डाउट? एनी डाउट 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 डाउट? नो? तो अभी आ जाओ, काउंसिल का एक और डिसीजन है, ये इंपॉर्टेंट, ये आज तक आया नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ना आरटीपी में ना एमटीपी में, कहीं भी नहीं है। ठीक है, बोलो बोलो। Yes, actually, from start to the 1 year provision is there, right? हाँ, Uh, so for first 6 months there is no dispute. From after 6 months there is a dispute has been arisen. We have communicated it to ICA. हम्म, Okay. हम्म, After clearing of the dispute, again 1 year provision will start, or else the period of 6 months will be there. नो नो, आफ्टर क्लियरमेंट ऑफ डिस्प्यूट ना, जब डिस्प्यूट सेटल हो गया, सो 1 year you have 1 year from the date of settlement of the dispute to sell the firm name, it will be kept in abeyance till friend 1 year from the date of settlement। और तुम्हारा डेट ऑफ डेथ तक तुम्हारे पास कम्युनिकेट करने का टाइम, या तो तुम सेटल, या तो तुम सेल कर लो अगर डिस्प्यूट सेटल हो गया तो, और अगर तुम्हारा डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ या डिस्प्यूट है, सो यू हैव 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ कम्युनिकेट करने के लिए। Okay, okay. Thank you, sir.
व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, ये कहीं पे भी पूछती है, देखो एक बार स्टेट पे एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है। ये बोलता है कि काउंसिल ने डिसाइड किया है, जनरली ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, तुमने अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर ऑडिट किया होगा कई बार, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उनका एक पैनल मेंटेन होता है, समझ के चलो, जहाँ पे तुमको एम्पैनल किया गया है, अगर मान लो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज इनकी ऑडिट पैनल के थ्रू अपने पास आती है, पैनल के थ्रू अपने पास आती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो फीस है, ये भी फीस पैनल को मिलती है, एंड देन पैनल गिव्स द फी, मतलब पैनल फिर फी फॉरवर्ड करती है एज अ टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैनल फॉरवर्ड करती है फीस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव फी, मतलब कुछ 2% 5% काट के, 2% 5% काट के फी शेयर करती है। तो क्या अब अपन इसको ऐसा बोले सकते हैं क्या कि भैया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयरिंग वी आर शेयरिंग पार्ट ऑफ आर फी और प्रॉफिट विथ एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मोती, या फिर ना ही वो मेरा पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर है, ना ही वो क्वालिफाइड पर्सन में आ रहा है, ना ही वो मेंबर है प्रोफेशनल बॉडी का। तो क्या हम इसको गिल्टी मान सकते हैं क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस और नो? व्हाट डू यू No, थिंक? नो? देन व्हाई? because we are registered that body for the taking that assignment and which is government recognized. सो यू कैन से कि ये ट्रेडिशन है, कस्टम है, एंड दैट इज फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस और योर प्रोफेशन, राइट? एंड दैट इज आल्सो रेगुलेटेड। सो देयरफॉर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, देयर इज नो बार इन द कोड ऑफ एथिक्स टू एक्सेप्ट सच असाइनमेंट wherein a percentage of professional fee is deducted by the government to meet the administrative and other expenditure. क्लियर है? ये याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी इसमें। चले आगे बढ़े। आ जाओ क्लॉज 3 में। Again, CA in practice, CAP shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accept और agree to accept, या तो तुम accept कर रहे हो या accept नहीं किया हो अभी तक, लेकिन agree कर चुके हो accept करने के लिए। You have either accepted or even if you agreed to accept any part of the profits of the professional work of a person, मतलब अब हम शेयर मांग रहे हैं, हमारा शेयर मांग रहे हैं, any part of the profit of the professional work of a person who is not a moti, मतलब कि हम क्या अपने भाई से हमारा पार्ट और शेयर मांग सकते क्या? यस, वी कैन आस्क टू एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, we can ask to any other chartered accountant in practice any part of the profits of the business if we have referred to him some client, ठीक है, कोई क्लाइंट तुमने रेफर किया उसको, so उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शेयर तुम कुछ मांग सकते हो। यस, बिकॉज इट सेज व्हाट कि एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मोती, यानी कि अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, then you cannot ask any other person for any part of the profits of that business, मतलब तुम अपना कोई हिस्सेदारी, कोई शेयर, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज नहीं मांग सकते हो। अगर तुम मांगते हो, तुम एक्सेप्ट करते हो, या इवन इफ यू एग्री टू एक्सेप्ट, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। एक यहाँ पे प्रोविजो दिया हुआ है, मतलब एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि तुम क्या मांग सकते हो। यहाँ पे दिया प्रोवाइडेड दैट नथिंग हेयरिन कंटेन शैल बी कंस्टिट्यूट एज प्रोहिबिटिंग, मतलब चलेगा, यस दिस विल बी अलाउड अ मेंबर from entering into profit sharing or other similar arrangements including receiving any share, commission, brokerage in the fees with any other member of such a professional body or other person having qualification as referred to in item 2। item 2 मतलब clause 2 में क्या क्या प्रोफेशनल बॉडी और जो कवर थे ना, एनी अदर प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन जो रेगुलेशन 53 ए सब रेगुलेशन 3 में थे, और जो प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेशन 53 ए सब रेगुलेशन 1 में थी, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ शेयर कर रहे हो तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तुम अगर उनके साथ शेयर कर रहे हो तो चलेगा क्या? चलेगा। ठीक है, ये प्रोविजन में दिया हुआ है कि अगर तुम रेगुलेशन 53 ए सब रेगुलेशन 1 के वालों के साथ कर रहे हो और रेगुलेशन 53 सब रेगुलेशन 3 वालों के साथ कर रहे हो,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा चलेगा। क्लियर है क्या? इसके अलावा मैंने बताया रेफरल फीस तो है ही नहीं, प्रोहिबिटेड। अभी अपन ने डिस्कस किया रेफरल फी, अगर मैं तुम्हारे पास कोई क्लाइंट लेके आया और तुम मोती हो मोती, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेफरल फी तुम दे सकते हो। Not prohibited for a member in practice to obtain fees from another member in practice in relation to clients referred. क्लियर है? छोटी छोटी बातें हैं, याद करते हुए चलते जाना है। लैंग्वेज को उतना ज्यादा नहीं है ये चैप्टर में, पर्टिकुलरली यू आर फ्री, उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है लैंग्वेज पे, बट क्लॉज की लैंग्वेज पे फोकस करना है थोड़ा। अभी फटाफट से आंसर करते जाओ मेरे को, एक एक जन क्विकली आंसर करते जाओ। चलो शिप्रा, फर्स्ट आंसर, ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक एग्रीइंग टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% या फिर 10%, जैसा भी हो, 6% या 10% तुम दे रहे हो ऑफ ग्रॉस रिसिट्स। तुमने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लिया, उसको तुमने बोला कि हम इंटरेस्ट देंगे तुमको 6% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिट्स। मेरे को जितनी ग्रॉस रिसिट्स आएगी उसका 6% मैं तुमको दे दूंगी। It is not allowed. Not allowed, it will be held guilty of professional misconduct. Correct Shipra? You will give reference of Clause 2. clause To share commission and brokerage share नहीं कर सकते. 2, right? Clause 2 of part 1 of schedule 1. Similarly, sharing profit with widow of deceased partner. बोलो प्रतीक। Sharing profit with widow of deceased partner. Agreement should be there. करेक्ट। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर तुम प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो, देन इट इज अलाउड प्रोवाइडेड द डीड से सो, द डीड प्रोवाइड्स फॉर। करेक्ट, डीड में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रतीक नेमा मेरे को आंसर करो। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, गिव 50% ऑफ ऑडिट फी टू नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर ऑफिस अलाउंस। मतलब क्या हो रहा है प्रतीक नेमा, समझो। सर तो मान ये चल, Guilty. हाँ सर Guilty. इसमें गिल्टी रहेगा ये। हाँ 50% ऑफ ऑडिट फीस, सर ऑडिट फीस को अपन शेयर नहीं कर सकते नॉन सीएस के साथ, कौन सी क्लॉज है 1 ये? में गिल्टी होगा। सो इवन इफ यू गिव द टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑफिस अलाउंस या कुछ भी दो तुम, एग्जांपल वो देगा क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर में पे कि नहीं तुम जाना है अपने को को। ऑडिट कराने गए थे और तुम्हारा जितना खर्चा लगा ना, होटल का, ट्रेवलिंग का, सब एवरीथिंग, वी आर गिविंग यू 50% इन दैट नेम वी आर गिविंग यू 50% ऑफ ऑडिट फी, देन दैट इज आल्सो नॉट अलाउड। टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो, तुम ऑडिट फी है, प्रॉफिट है, उसका शेयरिंग नहीं कर सकते टू एनी अदर पर्सन। आर्टिकल क्लॉज गिवन 1 में गिल्टी 1% ऑफ होगा। प्रॉफिट, व्हाट विल हैपन? अगेन आर्टिकल के साथ शेयर करो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, लेकिन गरीब है वो थोड़ा सा, so then you are sharing 1%, क्या चलेगा क्या? Not नॉट allowed. अलाउड। Sale of goodwill by widow to another chartered accountant along with the right to use name, ये तो पता है अपने को, it is Allowed. allowed. And lastly, share and receives profit with advocate, एक एडवोकेट के साथ तुम प्रॉफिट शेयर कर रहे हो और रिसीव भी कर रहे हो, अलाउड सही बोल Not रहे हो, बट allowed. यहाँ पे क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 दोनों का रेफरेंस है। Not. Regulations Not allowed. 53. Actually, he's a bachelor of law. He's with that. We can share with the lawyer, not advocate. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे, सो एडवोकेट्स वुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड विद बीसीआई ना। लॉयर तो है ही है, लॉयर की डिग्री तुमको मिल जाती है वंस यू क्लियर योर ग्रेजुएशन, देन यू डू सम एक्सपीरियंस, किसी के एडवोकेट के अंदर तुमको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, यू क्लियर वन मोर एग्जाम ना, सो यू आर अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही ना। एडवोकेट्स कहाँ के मेंबर होंगे? Advocate is a member of Bar Council of India. हाँ, सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके के साथ मेंबर, अलाउड नहीं है सो इसलिए क्या बोल रहे हो? सर, लॉयर के साथ अलाउड है बट एडवोकेट के साथ नहीं. ऐसा नहीं दिया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तुम अगर इन मेंबर्स के साथ हो, ये प्रोफेशनल बॉडीज के जो मेंबर है, ये प्रोफेशनल बॉडीज के जो मेंबर है, उनके साथ अगर शेयर कर रहे हो तो अलाउड है ना। पूजा, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं है एडवोकेट? Yes. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, अलाउड होगा ना। यस और नो? Yes. ध्यान में आ गया.
ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, सीएपी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एन एक्सपीरियंस्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तुम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो विद एन एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू शेयर 20% प्रोफेशनल फीस फॉर ऑल केसेस ऑफ वैल्यूएशन रेफर्ड टू हिम बाय सीएपी। बेस्ड ऑन दिस सीएपी को कितना मिल गया? 1,20,000 फ्रॉम ए। मतलब मान के चलो ए है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, इसको एक बी नाम का बंदा है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, उसने रेफर किया केसेस फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो अब ए क्या कर रहा है? फी शेयर कर रहा है 20%, और जिसके कारण उसको 1,20,000 मिल गए। ए शेयर कर रहा है या बी शेयर? हाँ, ए शेयर कर रहा है। ठीक है, बताओ अलाउड होगा कि नहीं? नॉट अलाउड। व्हाई नॉट अलाउड? एक्चुअली ये कोई प्रोफेशनल बॉडी भी नहीं है और कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। प्रोफेशनल वर्क के आप क्या नहीं कर सकता किसी और के साथ, मतलब मोती के अलावा। दिस इज अलाउड और नॉट एवरीवन? बाकी लोग क्या बोल रहे हो? अलाउड सर। सर वैल्यूअर जो है कोई भी 53A में आता नहीं है ना, तो वो तो वैसे ही डिसअलाउड हो जाएगा। CAP entered into an agreement with an experienced registered valuer to share 20% professional fees for all cases of valuation referred to him by CAP। ठीक है, मतलब CAP वही है, यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर है जो दूसरा है। मैंने केस दूसरा समझ लिया है। सो जो तुम केस रेफर कर रहे हो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, जो भी तुम्हारे पास केस आ रहा है उसका तुम उसको 20% दे रहे हो, राइट? सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कहीं पे भी यहाँ पे अपने रेगुलेशन 53A में कवर्ड है क्या? नहीं है सर, नहीं है। बट रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तुम लोग देखोगे। फिर अलाउ होगा। रजिस्टर्ड वेरोल अगर सीए रहेगा तो फिर अलाउ है। बट वही है ना, यहाँ पे सीए नहीं है ना वो। सर वो हाँ, सीए ही है अलाउ। ना। ऑल केसेस रिवैल्यूएशन रेफर टू हिम बाय अ सीएपी। ए को रेफर किया पी ने। यही है ना सीएपी, तो यही है क्या? अच्छा, ये चार्टर्ड हाँ। अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है। ओके ओके, मैं पहले सही यस। समझा था। जो मैंने यस। पहले समझा था वही सही है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दूसरा है। ये कोई ए जो था ना, ये जो मैं बोल रहा था सीएपी, और ये जो दूसरा बंदा है ये भी सीए ही है। ठीक है, ये भी सीएपी ही है। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही है। सो यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर का केस तुम बन सकते हो। तुमको पता होगा, तुम यू कैन बिकम रजिस्टर्ड वैल्यूअर आफ्टर 5 years ऑफ क्वालिफिकेशन, 5 year ऑफ एक्सपीरियंस। तुमको एक एग्जाम पास करनी होती है, देन यू कैन ऑल्सो बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि सपोज यू आर अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और ये तुम्हारे पास केसेस लेके आ रहा है और तुम इसको कुछ शेयरिंग दे रहे हो, तो ये दूसरा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही है और तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही हो। ये मेरे को लगा सीएपी, दोनों सीएपी सीएपी सेम है। ये सीएपी है, पी पी मतलब वो पंत वाला पंत, सीएपी पंत, सीए पंत समझ लो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? एक्सेप्ट प्रोफेशनल फीस फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट अ मोती फर्दर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये तो बोल रहा है डिसअलाउ होगा, देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी बोल रहा है। CAP entered into an agreement with an experienced registered valuer to share 20% professional fees for all cases of valuation referred to him by CAP। एक्चुअली उसमें उसने एक्चुअली ये अजम्पशन लिया है कि सीएपी इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग सीए। सर शायद जो सीएपी स्टार्टिंग में है ना, उसमें स्पेस नहीं है सी और पी के बीच में, तो ये शायद क्वेश्चन मैं एक बार कंफ्यूजन हो क्लैरिफाई जाती है। कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन जहाँ से होगा। बट ये फिर क्वेश्चन को तुम ऐसे ही समझो कि तुम एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही कर रहे हो, दोनों सीएपी नहीं है। दोनों अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है तो अलाउ हो जाएगा। अगर दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं है, किसी और के साथ तुम अगर शेयर कर रहे हो फीस, देन दैट विल नॉट बी अलाउड, एज सिंपल एज दैट। यहाँ मेरे को क्वेश्चन फ्रेमिंग और में मैं सीए शॉर्ट करते करते कुछ दिक्कत आ गई। हाँ बोलो। मतलब अगर दोनों सीए रहेंगे तो इट्स अलाउड ना एज पर द मोती। यस, क्योंकि प्रोविजो में दिया हुआ है ना, विद प्रोविजो में क्या क्लॉज में दिया हुआ है, विद एनी पर्सन अदर देन मोती। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत है, ये सीएपी को तुम सीएपी कर दो।
ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलग है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं है। A is a registered valuer. सीएपी है, एक पंत है मान लो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, ये एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ, जहां पे वो 20% फीस शेयर करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसका 20% देगा, जो भी केसेस सीए पंत इसके पास लेके जाएगा उसका 20% सीए पंत को मिलेगा, जिसके हिसाब से उसको 1,20,000 मिल गया। ठीक है, सो ऑल द केसेस विच इज रेफर्ड बाय सीए पंत, इसको सीए पंत के सीएपी की जगह सीए पंत कर दो। नेक्स्ट कम टू क्लॉज 4। क्लॉज 4 बोलते हैं कि तुम पार्टनरशिप में अगर एंटर कर रहे हो तो भी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि तुम पार्टनरशिप में जनरली बिजनेस के लिए एंटर करते हो, या फिर तुम एक प्रकार से उसके साथ एक रिलेशन में आ जाते हो, और अगर ये रिलेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं है, दैट मीन्स अगर ये रिलेशन ऐसा प्रैक्टिस करने का नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से डील कर रहा है, अकाउंटिंग से डील कर रहा है, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, कि दे वांट यू टू रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप विद एनी अदर पर्सन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, या फिर जो कि सिमिलर बॉडीज नहीं है, अपने आईसीएसआई या फिर आईसीडब्ल्यूए की बॉडी के साथ करोगे तो चलेगा। तो देखो क्या बोलता है, इफ यू आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया, डजंट मैटर इंडिया में एंटर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम इंडिया में भी एंटर करो या आउटसाइड इंडिया भी करो तो भी तुम गिल्टी हो जाओगे। as ye in practice shall be deemed to be GPM if you enter into partnership in or outside India with any person other than चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस। मतलब अगर किसी और अपने भाई के साथ एंटर करोगे तो चलेगा क्या, चलेगा, या फिर किसी और ऐसे पर्सन के साथ कर रहे हो जो कि एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, अगेन वही रेगुलेशन 53 है सब रेगुलेशन 1 में जो मेंबर दिया हुआ है ना, प्रोफेशनल बॉडीज जो दी हुई है, सॉरी रेगुलेशन 53 ए सब रेगुलेशन 1 में जो प्रोफेशनल बॉडीज दी हुई है उनके मेंबर के साथ करोगे तो चलेगा क्या, चलेगा। हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, ये वाली लाइन हटा दो, ये वाली लाइन हटा दो, और ये लास्ट लाइन, और द काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप, अगर काउंसिल और भी किसी और को अलाउ कर रही है तुम्हारे को पार्टनरशिप के साथ एंटर करने के लिए तो दैट इज आल्सो अलाउड। सो देखो यहाँ पे रेगुलेशन 53 बी दिया हुआ है, यहाँ पे 53 बी दिया हुआ है ना कि 53 ए। सो जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा ना, such other person who is a member of any other professional body having such qualification as may be prescribed, so ये जो प्रिस्क्राइब किया है ये 53 बी में किया गया है, ना कि 53 ए सब रेगुलेशन 1, 53 सब रेगुलेशन 3। एक बार फटाफट से ये सारे पॉइंट्स पढ़ो और मुझे बताओ डिफरेंस क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको। इंजीनियर ऐड हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और इंजीनियर फ्रॉम Yes. यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इंजीनियर एक एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, गेटिंग दिस। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने अलग क्यों किया, रेगुलेशन 53 सब रेगुलेशन 1 का ही रेफरेंस दे सकते थे लोग डायरेक्ट चाहते तो, रेड विद रेगुलेशन 53 सब रेगुलेशन 3 का, लेकिन इन्होंने अलग इसीलिए किया बिकॉज हो सकते हैं उनको प्रॉफिट शेयरिंग कुछ अलग सेट ऑफ पर्सन के साथ अलाउ करना पड़ रहा है, और पार्टनरशिप हो सकते हैं उनमें से किसी के साथ अलाउ ना कर पाओ तुम, ऐसा देना पड़ जाए। ये भी हो सकता है कि कुछ सेट ऑफ पर्सन में से कोई एक हाथ के साथ एडिशनल अलाउ करना पड़ जाए पार्टनरशिप, या एडिशनल पार्टनरशिप अलाउ ना करने दे, इसलिए उन्होंने एक सेपरेट लिस्ट बना दी 53 बी के अंदर, जहां पे देखो इन्होंने इंजीनियर को एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और एक और बात करोगे गौर, तो क्या तुम एमबीए के साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो क्या, दिख रहा है तुमको कहीं एमबीए, एमबीए दिख रहा है क्या। नो सर इस लिस्ट में से उन्होंने बीटेक को उड़ा दिया है और एमबीए को उड़ा दिया है 53 बी में से। 53 ए के अंदर बीटेक और एमबीए दिया हुआ है एडिशनली बोल रहे हो, हाँ और यहाँ पे रिमूव किया है दोनों को। यहाँ पे वो तो ना दिया हुआ है तुम्हारा, टेक नहीं है, बीई है सर। हाँ सही बोल रहे हो, इंजीनियर तो है ही है, इंजीनियर वहां पे भी था, बस मेन दिक्कत यहाँ पे एमबीए का ही है, इंजीनियर ऊपर भी था, इंजीनियर वहाँ ऊपर पे भी दो था। बैचलर ऑफ इंजीनियर है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है सर, वो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में ना। क्या डिफरेंस है, जो 53 ए है उसके अंदर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है, बैचलर ऑफ इंजीनियर भी, दे आर द टू स्ट्रीम्स व्हिच दे इंक्लूड इन द 53 ए
which तो which यहाँ has पे been तुम बोल रहे हो removed in बीटेक 53B. इंक्लूड नहीं है, बीटेक इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। Yes sir, I am saying same way. बीटेक और एमबीए नहीं है इधर 53B के अंदर। तो बीटेक और बीई में क्या डिफरेंस होता है? So I don't know, they have just put in a different group na, BTech and एक्चुअली BE. बीए बीटेक में सिर्फ इतना ही है कि इन कॉलेज ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस इससे फर्क है। नहीं non-autonomous नहीं, because there is an centralized institute of for the engineers na, they have been I think maybe तो यहाँ पे like बस we इतना are the याद रखो, member. इंजीनियर जो मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का और इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ। सो इंजीनियर्स जो एस्टेब्लिश बाय लॉ, जैसे अपना कोई भी यूनिवर्सिटी तुम देख सकते हो अपने आसपास की जो इस्टेब्लिश बाय लॉ होगी, राइट, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगी, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगी। तो जहाँ सारे इंजीनियर को अलाउड है, चाहे ऑटोनोमस हो नॉन ऑटोनोमस हो, वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर ही आते होंगे, ठीक है। बीटेक को यहाँ पे रख सकते हो, अलावा एक्स्ट्रा हटा के रख सकते हो, प्लस एमबीए इंपॉर्टेंट है, बीटेक से ज्यादा एमबीए इंपॉर्टेंट है। एमबीए आर नॉट इंक्लूडेड फॉर यू टू एंटर इनटू विद पार्टनरशिप। सेकेंडली मुझे बताओ क्या एडवोकेट इंक्लूडेड है वहां पे भी और यहाँ पे भी? इंक्लूड है सर दोनों में। एडवोकेट तो इंक्लूड है दोनों में, दोनों जगह, बट मैंने एडवोकेट को मार्क किया था इंपॉर्टेंट, एडवोकेट को मार्क किया हुआ था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी मार्क करो एडवोकेट इंपॉर्टेंट। एडवोकेट यहाँ इंक्लूडेड है, लेकिन तुम पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो एडवोकेट के साथ, ठीक है। एडवोकेट यहाँ पे इंक्लूडेड है, बट यू कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एडवोकेट, although it is allowed under clause 4, although it is allowed under clause 4 of part 1 of schedule 1। बार काउंसिल अलाउ नहीं करता ना सीए के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, दैट्स व्हाई। सीए के साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है दैट दे कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनी पर्सन अदर देन एडवोकेट। मतलब एडवोकेट सिर्फ एडवोकेट के साथ ही पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं। सो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो बॉडी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर सामने वाली बॉडी अगर तुमको अलाउ नहीं करती है, सो यू आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर। अगर सामने वाले तुमको मुंह नहीं दिखा रहे तो तुम क्यों दिखाओगे उनको मुंह? तो सीएपी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद एडवोकेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर पहले था कि यस इट इज अलाउड अंडर क्लॉज 4, बट राइट नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? इंस्टीट्यूट ने कहीं भी कुछ चेंजेस किया नहीं है, इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में कहीं भी कुछ चेंजेस किया नहीं है, बट उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है विच इज नॉट इंसर्टेड इन योर स्टडी मेट एंड और एनीवेयर, ठीक है। सो यू विल नाउ आल्सो से व्हाट कि इट इज अलाउड अंडर क्लॉज 4। हाउएवर ये वाली लाइन लिख के रख लो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ एडवोकेट्स टू एंटर इनटू पार्टनरशिप with any person other than advocates. Hence, ICI in its frequently asked questions specifically excluded advocates from entering into partnership, that you cannot enter into partnership with advocates. Therefore, guilty, you will say yes, you can be held guilty. But if it is allowed under clause 4, then you will not be held guilty. सर इसमें आईसीआई गूगली खेल सकता है ना आराम से? So that is why I am saying ना कि दोनों लिखो। नहीं इसके अलावा भी गूगली और हो सकता है ना सर? मैं जो इसमें पढ़ने के बाद देख सकता हूँ, अगर कोई एडवोकेट है सिंपली और वो बार काउंसिल का मेंबर नहीं है, ही इज अ सिंपल एडवोकेट, कैन ही एंटर विद एन पार्टनरशिप विद एन सीए फर्म और द सीए? एडवोकेट बार काउंसिल का मेंबर कैसे नहीं होगा? वो तो बैचलर इन लॉ डिग्री पास करेगा, उसके बाद ही तो मेंबर बन गया होगा ना, उसके बाद ही तो एडवोकेट के लिए देगा वो। एडवोकेट के लिए एक अलग से एक्सपीरियंस होगा, एग्जाम होती है, देन यू बिकम एडवोकेट आफ्टर क्लियरिंग बैचलर ऑफ लॉ। सो बिफोर दिस इज ए लॉयर? एलएल हाँ एलएलबी क्लियर होता है फिर लॉयर बनते हो तुम। देन एडवोकेट के लिए अलग एक्सपीरियंस, तुमको एडवोकेट के अंदर अपनी जैसे आर्टिकलशिप होती है वैसी उनकी इंटर्नशिप होती है 1 ईयर और कितने की आई डोंट नो, बट देन यू बिकम एडवोकेट। 6 months। राइट सर। एमसीक्यू में आएगा तो क्या लिखना है फिर, गिल्टी और नॉट गिल्टी? एमसीक्यू में आएगा तो देन यू विल राइट नॉट गिल्टी, मतलब गिल्टी, सॉरी। फाइनल कंक्लूजन अगर करोगे तो गिल्टी रखो, क्योंकि आईसीए ने एफक्यू में साफ साफ बोला हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद द एडवोकेट्स, they have not revised their material as such। बट ये सेम क्वेश्चन अगर आता है, इफ दे रिपीट इन एमसीक्यू, देन यू कैन से कि हाँ कंक्लूजन अब तुम चेंज कर दो अपना। बट अगर तुम्हारा यहाँ पे आता है तो यू कैन गिव डिप्लोमेटिक आंसर, इट इज अलाउड अंडर क्लॉज 4। हाउएवर यू विल से कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ एडवोकेट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनी पर्सन अदर देन एडवोकेट। Hence, ICI also in its frequently asked question has specifically excluded chartered accountants to enter into partnership with any person who is an advocate.
बाकी बताओ मेरे को, पार्टनरशिप विद सीपीए और सीमा यूके क्या एंटर कर सकते हो क्या इनके साथ पार्टनरशिप? बोलो। पार्टनरशिप विद सीपीए और सीमा यूके एंटर कर सकते हो क्या? सर 53A और B में नहीं है तो नहीं कर सकते। 53A देखना ही क्यों है तुमको? Not allowed. क्यों Not allowed. 53B देखना है? पार्टनरशिप क्लॉज 4 के लिए 53B देखोगे, 53A में मत जाओ, ठीक है? तो इट इज नॉट अलाउड, यू विल बी हेल्ड जीपीएम। पार्टनरशिप विद अंकल्स टेक्सटाइल बिजनेस विच डिड नॉट टुक ऑफ, मतलब तुमने पार्टनरशिप में एंटर तो किया लेकिन 2 दिन के बाद ही तुमने पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी, चलेगा क्या? Allowed. अलाउ होगा। पार्टनरशिप में तुमने एंटर किया लेकिन कुछ बिजनेस चला नहीं 2 दिन तक, और 2 दिन बाद तुमने पार्टनरशिप बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, चलेगा क्या? Guilty. गिल्टी होगा सर, Guilty. गिल्टी होगा, वो तो गिल्टी तो होता है, होगा वो ही, तो पार्टनरशिप फर्स्ट में पॉइंट एंटर पे कर दिया एंटर तो नहीं कर गिल्टी हो गया सकता ना। सर। हाँ, इज नॉट अलाउड एट द फर्स्ट पॉइंट। राइट। 2 दिन बाद की बात ही खत्म हो गई। सो मेंबर इन प्रैक्टिस बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर इन 2 कंपनीज, ये क्वेश्चन अपना क्लॉज 11 का, इसको रुक जाओ, ठीक है? नेक्स्ट कम टू क्लॉज 5। क्लॉज 5 तुमको बोलता है कि तुम काम ले रहे हो कहीं से, काम ले रहे हो कहीं से, सिक्योरिंग आइदर थ्रू द सर्विस ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी और पर्सन की सर्विस के थ्रू तुम काम ले रहे हो, और ये जो पर्सन है इज नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ना ही वो पार्टनर है मेरा, ना ही वो मेरा एम्प्लॉई है, ना ही मेरा पार्टनर है, और मैं उसके थ्रू सर्विस सिक्योर कर रहा हूँ या कुछ प्रोफेशनल वर्क सिक्योर कर रहा हूँ। कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस अगर मैं सिक्योर करता हूँ किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि ना ही मेरा एम्प्लॉई है ना ही मेरा पार्टनर है, देन आई विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर क्लॉज 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। A CA in practice shall be deemed to be GPM if he secures either through the work of a person who is not a employee of such chartered accountant, or neither he is partner of such chartered accountant, और भी कोई मीन्स के थ्रू कर रहे हो तुम which is not open to chartered accountant, any professional business that you are securing any other professional business, so you will be held GPM under clause 5। लेकिन ये बोलता है तुमको कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंसीडर्ड एज प्रोहिबिटिंग एनी एग्रीमेंट परमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 2, 3 एंड 4 ऑफ दिस पार्ट, मतलब जो चीज 2, 3, 4 में अलाउड है वो तुमको क्लॉज 5 में डिसअलाउ नहीं करेगा। एग्जांपल, मान के चलो कि तुम किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से कुछ वर्क सिक्योर कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से कुछ वर्क सिक्योर कर रहे हो, तो वो अलाउड है क्लॉज 2 में, तुम उसको रेफरल फी भी दे सकते हो, राइट? सो दैट इज अलाउड, यस दैट इज अलाउड। क्लॉज 2, 3, 4 में जो चीज अलाउड है, अगर जो चीज परमिटेड है, तो क्लॉज 5 उसके लिए मना नहीं कर रहा है। क्लॉज 5 एक्स्ट्रा अलग से प्रिकॉशनरी मेजर डाल रहा है कि तुम किसी ऐसे पर्सन से कुछ भी अगर काम ले रहे हो जो कि तुम्हारा सीए नहीं, जो कि ना तुम्हारा एम्प्लॉई है ना ही तुम्हारा पार्टनर है, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम। मतलब तुमको इंडिपेंडेंटली काम सिक्योर करना है, यू शुड सिक्योर आइदर थ्रू द सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, मतलब वो तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है या फिर पार्टनर नहीं है, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम। क्लियर? यस और नो? अभी अपन अब एक बार क्लॉज 6 का क्लॉज कर लेते हैं अपन, बाकी जो इसके अंदर की पूरी जो काउंसिल गाइडलाइंस है वो अपन कल से देख लेंगे। इसके बाद मैं तुम लोग को जो 2 वीडियो है वो तो दूंगा ही, वो तो होमवर्क भी नहीं काउंट करूंगा मैं, वो ऐसा नॉर्मल वीडियो है, 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स ईच का वीडियो है, दैट यू विल हैव टू सी टू लर्न ऑल द क्लॉज नंबर, ठीक है? एक बार सारे क्लॉज नंबर यू कैन रिमेंबर ऑल द क्लॉज नंबर थ्रू दिस दोस ट्रिक्स के थ्रू मैंने याद करा, जैसे क्लॉज तुम लोग देख लेना वो वीडियो, that will help you to remember all the clauses, that if you are already able to remember the clause number by any other means, then that is also good only, ठीक है? तो फिर जरूरत नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि तुम भूलो ना, क्लॉज नंबर रॉन्ग कोट नहीं करना, अपन को करेक्ट कोट करना, उसका 1 नंबर है एग्जाम में, सो पर्टिकुलरली फोकस करना ही अपन को कि सारे क्लॉज नंबर अपन को याद रहे, अपने टिप्स पे होना चाहिए। एंड ऑल्सो दे आर आस्क्ड इन एग्जाम एमसीक्यूज ऑल्सो, तो एमसीक्यू में डायरेक्टली 1-2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं तुमको कि ये पॉइंट है, ये कौन से क्लॉज के अंदर आ रहा है गिल्टी, जैसे ये विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर विच क्लॉज नंबर, ऐसे भी कई सारे एमसीक्यूज है। सो क्लॉज नंबर पे फोकस करना है। दिस 2 वीडियोस आई विल शेयर दैट यू विल हैव टू सी। ये काफी पुराने वीडियोस है, मतलब दैट वाज द वीडियो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए फाइनल, जब मैंने पहली बार चालू किया था पढ़ना।
इन माय सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, तो उस समय का वीडियो है वो, 4-5 साल पुराना होगा, 4 साल 5 साल। सो वो वीडियो एक बार देख लेना। सेकेंडली, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ऑडिट का मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट में शेयर करूंगा, डेट यू विल हैव टू सी एज अ होमवर्क, ठीक है। आफ्टर 8:30 के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 8:40, एंड देन यू विल हैव टू वॉच ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का एक पार्ट एज अ होमवर्क। ये तुम्हारा आज का रहेगा आफ्टर द क्लास। लेट्स कम 6 नाउ। क्लास 6 में आ जाओ। सॉलिसिट कर रहे हो तुम, अगर सॉलिसिट करना मतलब खींचना, अट्रैक्ट करना, राइट। वॉइस नॉट क्लियर। देखो, सॉलिसिट कर रहे हो तुम अगर क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय सर्कुलर के थ्रू, या एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर रहे हो, या पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे हो, या फिर कुछ इंटरव्यू वगैरह के थ्रू कर रहे हो, या बाय एनी अदर मीन्स, अगर तुम सॉलिसिट कर रहे हो कोई भी प्रोफेशनल वर्क को, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम। मतलब तुम कोई भी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो कुछ क्लाइंट को अपनी तरफ खींच रहे हो, या कुछ प्रोफेशनल वर्क को अट्रैक्ट कर रहे हो, सॉलिसिट कर रहे हो, बाय बाय पीके मीन्स पर्सनल कम्युनिकेशन, पी फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, आई फॉर इंटरव्यू, सी फॉर सर्कुलर, ए फॉर एडवर्टीजमेंट, बाय पीके पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, और बाय एनी अदर मीन्स, देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर क्लॉज 6। मतलब यू कैन नॉट अट्रैक्ट एनी क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क, और इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं इसमें स्पेसिफिकली, ठीक है। सो गाइडलाइन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तुमको। सो नाउ द आंसर विल बी डिवाइडेड अगेन इनटू 4 पार्ट। पहला पार्ट होगा तुम्हारा क्लॉज 6 के तहत ये लैंग्वेज लिखना। सेकंड पार्ट, जो गाइडलाइन में जो दिक्कत बातें दी गई है, गाइडलाइन के बारे में पूरी बात डालना तुमको, जो गाइडलाइन में बात दी गई है। देन तुम्हारा फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, एंड लास्टली कंक्लूड करोगे। समझ में आ रहा है? सो ये क्लॉज लैंग्वेज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी थॉरो विद द लैंग्वेज, बिकॉज क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम क्लॉज 6 और 7 की गाइडलाइन से आता है, and you will have to specifically mention clause 6 की language first, then say about the guideline what does it say, and then facts of the case, and lastly conclusion, ठीक है। so his CA in practice shall be deemed to be GPM if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular, advertisement, personal communication, interview, or by any other means। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो मतलब ये अलाउड है, प्रोविजो दिया हुआ है, नथिंग हेयरिन कंटेन शैल बी कंसीडर्ड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग और सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर तुम अपने दूसरे भाई से काम मांग रहे हो तो। एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो क्या काम आया फिर, राइट? क्या भाई हुआ फिर? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन आस्क और इनवाइट और रिक्वेस्ट और अप्लाई और इनवाइट एनी सिक्योर प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। सेकेंडली, अ मेंबर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू अ टेंडर, तुम अगर कोई टेंडर में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, टेंडर आया मान लो गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसका टैक्स ऑडिट है, तो गवर्नमेंट कंपनी का जनरली तुमको पता होगा कुछ भी करवाना है उनको तो टेंडर के थ्रू ही करवा सकते हैं वो लोग। सो दे हैव नाउ इशूड अ टेंडर, नाउ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल रिस्पॉन्ड टू द टेंडर्स और इंक्वायरी। समझ लो उनको टैक्स ऑडिट करवानी है, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट की बात नहीं करो, कंपनी ऑडिट बिकॉज इट इज गवर्न बाय सी एंड एजी अपॉइंट करेगा, सब एवरीथिंग विल अकॉर्डिंगली हेल्ड अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब मान के चलो ओएनजीसी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उनको टैक्स ऑडिट करवानी है, उसके लिए उन्होंने टेंडर इशू किया है, ठीक है। और इंक्वायरीज इशूड बाय वेरियस इशूअर फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सिक्योर प्रोफेशनल वर्क, तो तुम टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो, टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। हाउएवर एक बात ध्यान रखनी है तुमको, देखो मैंने अभी क्या बताया, टेंडर टैक्स ऑडिट का है, टेंडर टैक्स ऑडिट का है अगर, सो अगर टेंडर ऐसा टेंडर है जिसको सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अप्लाई कर सकता है, मतलब टेंडर स्पेसिफिक टू चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, क्या टैक्स ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई और कर सकता है क्या? नहीं, टैक्स ऑडिट कैन ओनली बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली। सिमिलरली ऐसा कोई और ऑडिट है, ऐसा कोई और सर्टिफिकेट है जिसको सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, देन इन दैट केस चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन रिस्पॉन्ड टू टेंडर प्रोवाइडेड, एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी कि भैया मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, उस टेंडर में मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। दैट मींस टैक्स ऑडिट अगर तुम कर रहे हो रिस्पॉन्ड टेंडर को, सो यू विल हैव टू कोट योर फीस, राइट? जब तुम टेंडर को रिस्पॉन्ड करते हो तो तुमको कोट करना पड़ता है अपनी फीस, तुम फीस कोट कर रहे हो तो तुमको तुम्हारे टेंडर में तुम्हारे प्रोवाइड फॉर क्या रहना चाहिए कि मिनिमम 50 लाख फी तो कोट करनी ही करनी है।
अगर ये मिनिमम फी टेंडर में ही कोटेड है, मतलब मिनिमम फी टेंडर में ही स्पेसिफाइड है कि मिनिमम इतनी फी तो कोट करनी ही पड़ेगी, देन ओनली यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट टेंडर। अगर मिनिमम फी कोटेड नहीं है टेंडर में, देन यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द टेंडर। गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर है? यस और नो? लेकिन अगर कोई और टेंडर है, सपोज एग्जांपल डिजिटलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी वगैरह, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए थे, मान लो गवर्नमेंट है, बहुत पुराने पुराने फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए थे, डिजिटलाइज सब था नहीं। अब नाउ दे हैव डिसाइडेड कि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स केवाईसी जो है इसको डिजिटलाइज करना, एंड देयरफॉर दे हैव issued a tender which is open to all bodies, which is open to all MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट, सबको सबको ओपन है। सो इस केस में अपनी बॉडी बोलती है कि अगर अगर बाकी लोग अप्लाई करने वाले टेंडर, तो तुम पीछे मत रहो, तुम भी जाके फटाफट करो टेंडर को अप्लाई, कुछ वेट मत करो। मिनिमम फी प्रिस्क्राइब्ड हो या ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिनिमम फी प्रिस्क्राइब नहीं भी होगी तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। यू कैन रिस्पॉन्ड टू ऑल टेंडर्स वेदर और नॉट मिनिमम फी इज प्रिस्क्राइब्ड, वेदर और नॉट मिनिमम फी इज प्रिस्क्राइब्ड। दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ गया? मिनिमम फी प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए इन द केस वेयर द टेंडर इज ओपन एंड ओपन ओनली टू स्पेसिफिकली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर टेंडर स्पेसिफिकली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ही ओपन है, देन मिनिमम फी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उस केस में तुम टेंडर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो। व्हाई दैट इज सो? बिकॉज जनरली व्हाट हैपन इज, गवर्नमेंट का ऑडिट सबको पता है कि एक बार गवर्नमेंट का ऑडिट ले लो, इवन इफ आई कोट 5 लाख 50,000 भी ना, गवर्नमेंट से एक बार एक्सेप्ट करवा लो टेंडर, उसके बाद इतनी सारी गलतियां निकालेंगे कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से पैसा अपन ऑफिसर से लेते जाएंगे काले में, राइट? So that to avoid all these malpractices which were done by chartered accountants earlier, they have issued what ki if the chartered accountant specifically open chartered accountant के लिए ये अगर tender, तो then you can respond only when minimum fee is prescribed in the tender। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। हाउएवर गाइडलाइन का जो बात दी गई है, यही बात जो दी गई है, मैंने जो बता दिया तुमको, ये चार्ट को लिखना है तो लिख लो, और वो एक बार उसको रीड करना है तो लिख लो। I am sharing all the links that you have to go through just after this। 8:30 हो गया है, टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स एंड स्टार्ट राइट अवे। इसके बाद तुरंत चालू कर लेना, ब्रेक ज़्यादा लिया मत करो बीच में, 10 मिनट से ज़्यादा बहुत है। नाश्ता कर लो, नाश्ते से ज़्यादा उसके बाद तुरंत खत्म करो, पेंडिंग मत रखा करो, ठीक है? अपनी टेस्ट है, रिमेंबर अगेन अगेन ट्राइंग टू रिकॉल, क्या टेस्ट है? बैंक ऑडिट और पीएससी ऑडिट, वेंसडे को, डे Wednesday आफ्टर को यार। टुमारो, ठीक है? सो ये चार्ट नोट कर लो, नोट करना है तो।